कि क्या हर एक लियारियन गैंगवॉर है? एहसान शाह, आप भी लियारियन हो, क्या आप गैंगवॉर है? अभी जो रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि एक टीचर का अरेस्टमेंट केस का मामला आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि अखबार में उसमें आपको भी इस मसले का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सर, अगर आप मास्टरमाइंड हो तो आप हमें इस स्टोरी को पूरी सही तरह से सुना सकते हैं। नहीं एहसान शाह साहब, ऐसा नहीं है, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मसला ये है कि कुछ कोताहियाँ और कुछ खामियाँ हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हैं। एक तरफा बातों को सुनना और एक तरफा बातों को जानना, ये नीम मौत कहलाती है। हमारे माशरे में जो लड़कियां होती है ना, बड़ी मुश्किल से किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज तक पहुंचती हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, गालिबन ये तारीख थी 29 अप्रैल। मुझे रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर खुर्रम ने अभी मुझे कॉल की है। अब डॉक्टर खुर्रम साहब कौन है? वो हमारे बीएसबी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने कॉल की है और कहा है कि किसी बच्ची का मसला है, आप उसको जरा देख लो। मैं अपने कैबिन में वापस आ गया तो मैंने कॉल की डॉक्टर खुर्रम को। रजिस्ट्रार साहब फरमा रहे हैं कि कोई मसला है, आपने उनको कॉल की है? तो कहा हाँ, एक बच्ची है, किसी टीचर ने उनके साथ मिसबिहेव किया हुआ है। तो मैं कहा एक काम ना करें, रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए, अगर उनको अपनी रुदात सुनानी है तो आप उस बच्ची को भेज दें, उनके सामने सारी रुदात बताएं। बोले ठीक है। जब बच्ची मेरे पास आई तो उन्होंने बहुत सारी बातें की कि एक मेहरान नामी कोई शख्स है, उन्होंने मेरा रास्ता रोका, उन्होंने मुझसे नंबर मांगा और उन्होंने कहा कि मतलब आपने मुझे गलत नंबर दिया, आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको फेल कर सकता हूँ, आपको इबरत का निशान बना सकता हूँ, नहीं क्या क्या क्या, ऐसे बहुत सारी बातें उस बच्ची ने की। मैंने कहा बेटा आप एक काम करें, देखिए वर्बली कुछ नहीं होगा, आप एक काम करें, कंप्लेंट रिटर्न में दें। अगर ऐसा आपके साथ हकीकत में हुआ है, आप रिटर्न में कंप्लेंट दें और अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दें। आपके कंप्लेंट पर उनके जो कमेंट्स होंगे फिर वो हमारे पास भेजेंगे, फिर मैं रजिस्ट्रार साहब से डिस्कस करके फर्दर प्रोसेस करेंगे। उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। नेक्स्ट डे हुआ कि मैं जब ऑफिस आया, वो बच्ची अपनी अम्मी और अपने भाई के साथ आई थी। उसका भाई शायद उस टीचर को ढूंढ रहा था। किस हवाले से तो आप बेहतर जानते हैं। अम्मी और भाई दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने वहाँ कंप्लेन लॉन्च की और इत्तेफाक से जो डॉक्टर खुर्रम थे, उन्होंने हमारे एसडब्ल्यू साहब हैं अब्दुल शकूर साहब, उनको बुलाया और उनके सामने बिठाया और उन्होंने भी यही कहा कि आप कंप्लेन लिखें और रजिस्ट्रार ऑफिस को फॉरवर्ड करवाएंगे और फिर जो वो फैसला करेंगे वो उस पर प्रोसेस होगा। एक हफ्ते तक ये लगातार चलता रहा और रजिस्ट्रार साहब नहीं आए और मैं भी फाइलें कंपाइल करके बैठ गया। और फिर उसके बाद 6 तारीख को शायद अखबार में कुछ छपता है इस मेहरान के खिलाफ। तो मेहरान के खिलाफ जब 6 तारीख को 6 मई को जब छपता है तो छपने के फौरन बाद लाजमी सी बात है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो लियारियंस हैं। हाँ, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी बहनें वो भी वहां पढ़ती हैं। इनकी बातें जब अखबार में आई तो फिर दूसरे दिन कुछ ऐसे मुलाजिम थे, उन्होंने मेहरान को सुबह को पकड़ा और कहा कि आप कैसे टीचर हैं, आप किसी बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो बदले में बजाय मतलब माफी तलाफी के या पशेमा होने के या सॉरी करने के, उन्होंने उन बंदों पर ही यारी गैंगवार का जो है वो छाप लगा मैंने डाला। उनके वॉइस नोट में सुना था कि उन्होंने गैंगवार की धमकी दी है और उनको हाँ। बाहर निकल के मारने की भी धमकी दी है। यही कि मेहरान साहब ने जो है वो शाम को या शायद कब हमारे करीबी थाना है वहाँ पर कंप्लेन भी कर दी कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मुझे हरासा किया है, गने निकाली हैं, मुझे मारने की धमकी दी है, गैंगवॉर बना दिया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ है ना। तो फिर रात को शायद उन हमारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया भी गया थाने में, लेकिन थाने में ये बात रिवील हुई कि मसला ये नहीं था, मसला तो हैरेसमेंट का है, जो बच्ची का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान शाह दंस फिल्म्स के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों से एपिसोड्स नहीं आ रहे थे हमारे पॉडकास्ट के, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबसे माजरत चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा लियारी फिल्म फेस्टिवल लियारी में हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसके अरेंजमेंट के साथ हमारी पूरी टीम बिज़ी रही थी, तो हम एपिसोड नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि आप फ्री हो चुके हैं, फिर से हम फील्ड में हैं इंशाल्लाह। एपिसोड्स आते रहेंगे हमारे आगे भी। आज हमने सोचा है कि जैसे आप सब देख रहे होंगे कि लियारी यूनिवर्सिटी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जो हमारी लियारी में है, उसमें काफ़ी दिनों से कुछ इश्यूज़ चल रही हैं। काफ़ी अखबारों में उसके बारे में आया, यूनिवर्सिटी में बातें चल रही हैं। एक तरफ का तो मौक़िफ़ मतलब सबने सुना है, तो हमने कोशिश की कि जो दूसरे साइड का मौक़िफ़ है उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये क्या मसला है, क्या हकीकत है इसमें, और ये जो मसले चल रहे हैं इसका लियारी पे और हमारे यूनिवर्सिटी पे क्या असर पड़ने वाला है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के PA2 रजिस्ट्रार हैं हमारे साथ, सर आगा अदनान हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। पिछले कितने सालों से सर आप हैं यूनिवर्सिटी के साथ? सर मैं 2014 में अपॉइंट हुआ था और अब 2024 हो रहे हैं, तो लगभग तो 10 साल हो गए होंगे। 10 साल से इसी पोस्ट पर जी ही हैं? जी नहीं, 10 साल मैं इसी पोस्ट में नहीं था।
उससे पहले मैं स्टेनोग्राफर था और फिर पीएचओ रजिस्ट्रार की पोस्ट जब अनाउंस हुई तो फिर मेरा टेस्ट लिया गया। मेरे नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया और टेस्ट लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, बोर्ड बैठी और बोर्ड के बाद फिर मैं सिलेक्ट हुआ और फिर उसके बाद में इस पोस्ट पे तैनात किया गया। सर, यूनिवर्सिटी में जो मामलात होते हैं, खास तौर पे लियारी यूनिवर्सिटी की मैं अगर जी, बात करूं जी, कि अगर स्टूडेंट्स के आपस आपस में कुछ अगर क्लैशेस हो गए ठीक, या किसी स्टूडेंट को कोई रिजर्वेशन है किसी मामलात को लेकर, ठीक। तो यूनिवर्सिटी उसको डील किस तरह करती है? अगर स्टूडेंट्स के हवाले से देखा जाए तो उनकी बाकायदा तौर पर देखा जाता है कि मसला किस नौइयत का है। अगर कुछ ऐसे नौइयत के मसाइल होते हैं तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो खुद डील कर देते हैं और अगर नहीं तो फिर हमारे एसडब्ल्यू साहब हैं, अब्दुल शकूर साहब, वो करवा देते हैं। और अगर मामला इंतहाई संगीन किस्म का हो, जो मतलब इन दोनों से हैंडल ना होता हो, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस उसको डील करती है और रजिस्ट्रार ऑफिस बाकायदा कोड और अपने एक्ट के मुताबिक एक कमेटी बनती है। अगर वो हैरेसमेंट का है तो हैरेसमेंट कमेटी में उस केस को डाला जाता है। अगर वो डिसिप्लिनरी कमेटी का है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी में उन उस केस को डाला जाता है। तो उस कमेटी के थ्रू जो है वो तमाम मामलात को हल किया जाता है। और अगर सर यूनिवर्सिटी में हरेसमेंट का जब अगर केस आता है और सामने वाला बंदा अगर गिल्टी साबित हो गया, तो यूनिवर्सिटी उस पर क्या एक्शन लेती है? सर अगर गिल्टी साबित हो गया तो ये केस के नौइयत पर है कि अगर वो स्टूडेंट पर गिल्टी साबित हो गया है या उससे रिलेटेड कोई दूसरा शख्स है उस पर साबित हो गया है, तो जो एक्ट के मुताबिक होगा उसमें पेनल्टीज बहुत सारी इम्पोज की जा सकती हैं। टर्मिनेशन भी है, सस्पेंशन भी है और इसके अलावा भी कुछ माइनर जो है ना वो उनको सज़ा देकर उनको इस कमेटी को वो कमेटी अगर चाहे तो छोटी छोटी मोटी सज़ा देकर भी इस मामले को रफा दफा कर सकती है। उसमें रस्टिगेट करना, किसी स्टूडेंट को रस्टिगेट करना या उसकी क्लासों को मतलब 5-6 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रस्टिगेट करना या ट्रांसपोर्ट का बंद करवा देना, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है कि उस बच्चे के साथ या उस बच्चे के दूसरा एक होता है कंटेस्टेंट, उसके साथ क्या डील किया जाए, ये कमेटी डिसाइड करती है। तो सर, अभी जो रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि एक टीचर का हरेसमेंट केस का मामला आ रहा है, जिसके मामला पहले हमें मालूम नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि अखबार में उसमें आपको भी इस मसले का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो सर, अगर आप मास्टरमाइंड है तो आप हमें इस स्टोरी को पूरी सही तरह से सुना सकते हैं। नहीं, एहसान शाह साहब ऐसा नहीं है, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मसला ये है कि कुछ कोताहियाँ और कुछ खामियाँ हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मैं शुरू से एंड तक इस मामले को आपके सामने रखूँ, शायद ये मामला आपके समझ में आए और मेरे व्यूअर्स के भी समझ में आ जाए। मेरे नहीं आपके। जी, हम सबके हम व्यूअर्स सबके, हम हैं। ये सबके। आपका शो है सर। चले ठीक है, चले ठीक है ना? मसला ये है कि एक तरफ़ा बातों को सुनना और एक तरफ़ा बातों को जानना, ये नीम मौत कहलाती है ना? जब तक मसावी चीज़ें ना हो, जब तक मसावी चीज़ें ना हो, तब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता और जो नीम बातों को सुनकर फ़ैसला करे, फिर तो मेरे ख़्याल से माशरे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ, हमारे माशरे में जो लड़कियां होती है ना, बड़ी मुश्किल से किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज तक पहुंचती हैं। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से इल्म होगा कि माशरे में जो बच्चियां होती है ना, उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम, उनके एजुकेशन की रेशो बहुत कम है, जी, बिलमुकाबिल लड़कों के, जी। बिलमुकाबिल लड़कों के। खास तौर पे हमारा जो बिल्कुल माशरा है हमारा आसपास का, बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल बहुत सही कम है। फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए मतलब अगर मैं लियारियन हूँ, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लियारियन हैं जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उनका अव्वलीन फ़र्ज़ ये होता है कि यहाँ पर वो बच्ची, वो ख़्वाह लियारी की हो या आउट ऑफ लियारी की हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा हर एक का फ़र्ज़ है, बिल्कुल, हर एक बिल्कुल, का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। अब अगर हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो फिर हमारे बैठने का फ़ायदा? बिल्कुल सही फिर तो बात। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। ठीक है? ये जो केस जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो कुछ मसला ये हुआ कि पहले तो मैं आपको अपने ऑफ़िस का बैकग्राउंड बता दूँ कि हमारे हमारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैं और उनमें से एक मैडम सबा मुगल हैं, जो कि शायद 2 ढाई साल से ज़्यादा वो सस्पेंड हैं और सस्पेंडेड हैं और एक हमारी मैडम मोहसिना सिकंदर साहिबा हैं और उनको अलग चैम्बर में बिठा के रख दिया है, ठीक है?
अब जो रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है, जब से मज़हर अली अबरो साहब भी अगर रजिस्ट्रार थे तो उस वक्त भी मैं ही काम करता था, और उसके बाद कर्नल कायमुद्दीन साहब आए, उस वक्त भी मैं ही काम करता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जो मेरे रूटीन के काम है वो तो मैं करूँगा, और मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं ऐसा तरीके से निभाता रहा हूँ और निभाता रहूँगा। जी। पहली बात तो ये है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, गालिबन ये तारीख थी 29 अप्रैल, और शायद दिन के 1:15 या शायद 1:30 बज रहे होंगे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तो मुझे रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर खुर्रम ने अभी मुझे कॉल की है। अब डॉक्टर खुर्रम साहब कौन है? वो हमारे बीएसबी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ ठीक है। उन्होंने कॉल की है और कहा है कि किसी बच्ची का मसला है, आप उसको ज़रा देख लो। मैंने कहा सर कौन सी बच्ची, क्या मसला है, आप ज़रा बताएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने कैबिन में वापस आ गया, तो मैंने कॉल की डॉक्टर खुर्रम को, और मैंने कहा सर रजिस्ट्रार साहब फरमा रहे हैं कि कोई मसला है, आपने उनको कॉल की है? तो कहा हाँ, एक बच्ची है, किसी टीचर ने उनके साथ मिसबिहेव किया हुआ है ना, तो इसीलिए। तो मैंने कहा एक काम ना करें, रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, अगर उनको अपनी रुदात सुनानी है तो आप उस बच्ची को भेज दें और वो उनके सामने सारी रुदात बताएं। बोले ठीक है। तो अच्छा, इस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि वो बच्ची इवनिंग की है, मॉर्निंग की नहीं है। वो इवनिंग क्लासेस में क्लास लेती है, इवनिंग क्लासेस जो होती हैं उनकी स्टूडेंट है। तो ये बात यहीं ख़त्म हो गई, और फिर मैं बैठा रहा, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार साहब तकरीबन 2 बजने से पहले ही चले गए थे, और फिर ये बच्ची मेरे पास आई रजिस्ट्रार साहब से मिलने के लिए। तो चूँकि उन्होंने कहा था कि आप इसको देख लीजिएगा, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस चीज़ों को देखूँ और इस केस को कंपाइल करूँ और पूरा सिनेरियो जो है अपने बॉस के सामने रखूँ। जी। ये मेरा तो फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब बच्ची मेरे पास आई तो उन्होंने बहुत सारी बातें की कि एक मेहरान नामी कोई शख्स है, और उन्होंने मेरा रास्ता रोका, उन्होंने मुझसे नंबर मांगा, मैंने गलत नंबर दे दिया, उन्होंने फ़ौरन कॉल की और उन्होंने कहा कि मतलब आपने मुझे गलत नंबर दिया, आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ेल कर सकता हूँ, आपको इबरत का निशान बना सकता हूँ, न जाने क्या क्या क्या, ऐसे बहुत सारी बातें उस बच्ची ने की। तो मैंने बच्ची को इतना कहा, मैंने कहा बेटा आप एक काम करें, देखिए वर्बली कुछ नहीं होगा, आप एक काम करें, कंप्लेंट रिटर्न में दें, ठीक है? अगर ऐसा आपके साथ हकीकत में हुआ है ना? तो आप रिटर्न में कंप्लेन दें और अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दें। आपके कंप्लेन पर उनके जो कमेंट्स होंगे और फिर वो हमारे पास भेजेंगे, फिर मैं रजिस्ट्रार साहब से जो है वो डिस्कस करके फिर आपके उस हवाले से हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हुआ। अब नेक्स्ट डे में अफरा-तफरी ये थी कि मैं जब ऑफ़िस आया तो वो बच्ची अपनी अम्मी और अपने भाई के साथ आई थी। तो जब वो दोनों आए थे तो उसका भाई शायद उस टीचर को ढूँढ रहा था। अब किस हवाले से ये तो आप बेहतर जानते हैं, जी, है ना? जी। एक देखिए गैरत का मामला होता है ना, तो हम पाकिस्तानी कौम हैं, जहाँ गैरत होती है तो फिर वहाँ समझौता नहीं किया जा सकता। नहीं किया ये जा तो आप भी सकता। जानते जी, हैं, खून ठीक है? जोश मारता है वहाँ तो पे। यही जी। है ना? तो वो भाई था, वो उसको ढूँढ रहा था लेकिन वो शायद आया नहीं था। वो मेहरान नामी कोई टीचर है, मेहरान अनवर उनका नाम है, पता नहीं कैसा कुछ। मेहरान अनवर इंग्लिश डिपार्टमेंट के हाँ, टीचर। इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे वो। हालाँकि हम अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलता है, लेकिन हम इतने सारे लोगों के नाम और उनके फेस याद नहीं करते। हमारे अपने काम बहुत होते हैं। जी। हम एचएससी को डील करते हैं, हम यूनिवर्सिटी बोर्ड को डील करते हैं, हम सीएम हाउस को डील करते हैं, हम गवर्नर हाउस को डील करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हम उनको डील करते हैं। इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते हैं। फैकल्टी से रिलेटेड हमारे साथ कोई इतना ख़ास वो रिश्ता रिलेशन नहीं है। जी। तो उनकी अम्मी भी आई हुई थी, और अम्मी और भाई दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने वहाँ कंप्लेन लॉन्च की, और इत्तेफाक से कि जो डॉक्टर खुर्रम थे उन्होंने हमारे एसडब्ल्यू साहब हैं अब्दुल शकूर साहब, उनको बुलाया और उनके सामने बिठाया, और उन्होंने भी यही कहा कि आप कंप्लेन लिखें और रजिस्ट्रार ऑफिस को फॉरवर्ड करवाएंगे, और फिर जो वो फैसला करेंगे वो उस पर प्रोसेस होगा। इतनी सी बात हो गई। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और फिर ये बच्ची आई मेरे पास 4 बजे के बाद अपनी क्लासेस वगैरह लेके। इनकी अम्मी और इनके भाई भी जा चुके थे, उन्होंने कहा था आप अपनी क्लासेस लेकर फिर वापस घर आइएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बच्ची यहाँ की नहीं है, लियारियन नहीं है, लियारी की नहीं। ये लियारियन नहीं है, जी। ये बच्ची आउट ऑफ लियारियन है, जी। ठीक है? लेकिन अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया तो मैं उनको सलाम करता हूँ। जी। देखिए, इज्जत सबको प्यारी होती है। यही वो लोग होते हैं जिनके इन हरकतों की वजह से
बच्चियां एक गुमनाम रास्ते में चली जाती हैं, जी, जहाँ उनका डर कुछ के नहीं मारे पता। पढ़ाई अपनी डर पूरी के नहीं मारे कर पढ़ाई पाते। खत्म हो जाती है, जी। घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है ना। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये बच्चियां इस किस्म के जो है ना इकदाम करते हैं और कदम उठाते हैं। जी। अब इन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, ये तो आप डिसाइड करें या आप डिसाइड करें, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। हम तो कमेटी पर जो है ना डिपेंड करते हैं कि कमेटी क्या होती है, कमेटी क्या बोलती है ना। लेकिन अगर इस किस्म के लोग माशरे में घूमते रहेंगे तो फिर हर एक बच्ची इसी तरह बदनाम होती रहेगी, हर एक बच्ची इसी तरह अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करती रहेगी। ऐसा ही है लेकिन सर जी। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये केस अभी तक हल तो नहीं हुआ, नहीं नहीं, लेकिन आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है आपके पोस्ट से। तो ये क्या लग रहा है कि क्योंकि हमने सुना था कि लड़की को ये भी कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आगा अदनान को इबरत का निशान बनाया है, तो हम आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे सुनने में आया है, हाँ, रूमर्स हैं, पता नहीं क्या है। नहीं रूमर्स ठीक। नहीं है, ये उनके वॉइस रिकॉर्डिंग्स है बच्ची की, जिन्होंने एक शख्स हमारे जो है एक सिविल सोसाइटी के एक चेयरमैन साहब हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जी। है ना। तो उनके साथ वो उन्होंने अप्रोच किया था और उनके सारे वॉइस रिकॉर्ड्स और उनकी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने मंजर आम पर दी हैं। अब ये बात अगर आप कर रहे हैं एहसान शाह साहब, तो इट्स मीन के वो वॉइस रिकॉर्ड आपके पास भी आई होंगी जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बाद की कहानी कुछ और आगे भी बढ़ी और फिर ऐसा हुआ कि एक हफ्ते तक ये लगातार चलता रहा और रजिस्ट्रार साहब नहीं आए और मैं भी फाइलें जो है ना वो कंपाइल करके बैठ गया। और फिर उसके बाद 6 तारीख को शायद अखबार में कुछ छपता है इस मेहरान के खिलाफ। तो मेहरान के खिलाफ जब 6 तारीख को 6 मई को जब छपता है, तो छपने के फौरन बाद लाजमी सी बात है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो लियारियंस हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी बहनें, वो भी वहां पढ़ती हैं। एक सिक्योरिटी होती है कि मतलब अगर मैं हूं, मैं वहां काम करता हूं, मेरी बेटी पढ़े, मैं वहां काम करता हूं, मैं वहां जॉब करता हूं, तो मेरी बहन भी पढ़े। जी। ऐसा ही है ना। जी, बिल्कुल। तो इस बच्चे की और इस मेहरान साहब के जो जिन्होंने ये हरकतें की हैं, इनकी बातें जब अखबार में आई, तो फिर दूसरे दिन कुछ ऐसे मुलाजिम थे, उन्होंने मेहरान को सुबह को पकड़ा और कहा कि आप कैसे टीचर हैं, आप किसी बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं, ये वो फलां फलां फलां। तो बदले में बजाय मतलब माफ़ी तलाफ़ी के या पशेमा होने के या सॉरी करने के, उन्होंने उन बंदों पर ही यारी गैंगवार का जो है वो छाप मैंने लगा उनके डाला। वॉइस नोट में सुना था कि उन्होंने गैंगवार की धमकी दी है और उनको हाँ, बाहर निकल के मारने की भी धमकी दी है। यही। तो गैंगवॉर का छाप लगाया और उनको बदनाम किया। मैं अब ये सवाल पूछता हूँ कि क्या हर एक लियारियन गैंगवॉर है? नहीं एहसान सर, शाह, आप भी नहीं। लियारियन हो क्या? आप गैंगवॉर है नहीं सर, या फिर सर मैं गैंगवॉर हूँ? हम 2014 से मतलब एज़ अ यूथ हमने एक्टिविज़्म अपना शुरू किया था सही। और हमारा सबसे पहला मिशन ही यही था कि जिस तरह लियारी को न्यूज़ चैनल्स में और बाहर पोर्ट्रे किया जाता है कि हाँ, सारे गैंगवार हैं, सारे मंशियात फरोश हैं या दहशत पसंद हैं, सही। हम उस तरह के लोग नहीं हैं। और नहीं हमें है, सर बाकायदा दुःख होता है जब लियारी वालों को गैंगवार जैसी चीज़ों से पुकारा जाता है। तो बिल्कुल। हमने जब ये वॉइस नोट सुनी थी तो हमें भी इस बात का दुःख हुआ था कि यार ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन सर हमने तो सुना है कि सर मेहरान जैसे वॉइस नोट में कह रहे हैं कि इस सारी चीज़ों के पीछे सर आगा अदनान और शकूर साहब हैं, कि ये जो 2 लड़के भी गए थे ये शकूर साहब की तरफ से भेजे गए थे। तो क्या वाक़ई इसमें इस इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इन लोगों एहसान की? शाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर से बताऊँ, जो बंदा मेहराब मेहराब हमारा ड्राइवर है, वो एक दीनदार बंदा है। इतनी उसकी जो है ना वो सुन्नत रसूल उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है, ठीक है। अब उसकी बच्चियां अगर यहाँ पढ़ती हैं, उसकी बहनें यहाँ पढ़ती हैं, तो लाजमी सी बात है वो ज़रा सा हाइपर तो होगा। इस शख्स पर आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये गन लेकर मुझे जो है ना वो टॉर्चर करने आया है, कि मैं तुमको मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे तो समझ से बाहर है। हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इस वक्त 52 कैमरास लगे हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। जी। 62 कैमरास लगे हुए हैं, जी। है ना। जी। और आपको हर एक एंगल से आपको सारी चीजें नजर आती हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है, आप किसी चीज को अंदर दाखिल ही नहीं कर सकते, जी। है ना। तो फिर ये शख्स कहाँ से पिस्टल या कोई तमंचा या कोई ऐसी चीज अंदर लेकर आएगा जो आपको क्लास के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर आपको डराने और धमकाने की कोशिश करेगा? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अब मैंने आपको कहा ना कि उस कंप्लेन के बाद मैं तो बिल्कुल मतलब मुझे तो कुछ पता ही ना कि पीछे क्या हो रहा है ना। और उसके बाद ये हुआ कि जब अखबार में आया, तो अखबार में आने के बाद इन जनाब ने
वॉइस नोट्स स्टार्ट किए कि इन तमाम के पीछे शकूर है, अब्दुल शकूर है, वो उन्होंने सब कुछ किया है, ये है, वो है, और अब्दुल शकूर के खिलाफ भी बहुत सारे क्लिप्स हैं, ये वो फलां। तो मैं तो हैरान रह गया। अब मैं हैरान इसलिए रह गया कि एहसान साहब मेरी बात सुने कि मेहरान साहब ने जो है वो शाम को या शायद कब हमारे करीबी थाना है वहाँ पर कंप्लेन भी कर दी कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मुझे हरासा किया है, गनें निकाली हैं, मुझे मारने की धमकी दी है, गैंग वॉर बना दिया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ, है ना? तो फिर रात को शायद उन हमारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया भी गया थाने में। लेकिन थाने में ये बात रिवील हुई कि मसला ये नहीं था, मसला तो हैरेसमेंट का है, जो बच्ची का है, जो कि ये उसको कोई और रंग देना कुछ चाहता और रंग देने वाला था, दे रहा था बल्कि, है ना? तो दूसरे दिन मेरे पास सुबह को एसएचओ एडिशनल एसएचओ थे इसरार साहब, तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मसला क्या है? तो मैं कहा सर मसला ये है कि बच्ची ने कंप्लेन की है, इस शख्स ने उनको बुरे अल्फाज कहे हैं, शायद बुरा कुछ कहा, उनकी सहेली थी कोई, उनको भी बुलाया और बुरे अल्फाज उनको भी कहे, बुरे जुमले उनको भी कहे। उन्होंने उनकी सहेली को बुलाया और कहा कि ये लड़की जो है इसका मेरे साथ पैचअप करा दें और मेरी इससे दोस्ती करा दें। और फिर उस बच्ची ने मतलब इतना कहा उस दूसरी बच्ची जिन्होंने कंप्लेन की है उसकी मतलब उसको सेव करने के लिए कि आप क्या करें सर, ये तो मेरे भाई की मंगेतर है ना? तो फिर इस शख्स ने ये कहा, अब मैं इसको क्या बोलूँ, इस शख्स ने ये कहा कि मंगेतर हमारे नसीब में मंगेतर ही आती हैं। बहरहाल आप जो भी हो, आप उसको कहो कि वो मेरे साथ राब्ता करे, मेरे साथ ये करे, मेरे साथ वो करे, बहुत सारी बातें की हैं। उस बेटी ने भी मेरे सामने ये बयान दिए, है ना? और फिर जब सुबह को थाने से ये एडिशनल एसएचओ साहब आए, तो मैंने उनके सामने पूरी डिटेल रखी। तो उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बच्ची के कंप्लेन की फ़ोटोकॉपी जो थी, वो मुझसे माँगा। तो मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी भी दे दी और फिर वहाँ थाने में ये पूरा मामला ख़त्म हो गया। और फिर शाम को चूँकि अब देखें, अब एज़ ए पीए टू रजिस्ट्रार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस सारे सिनेरियो को अपने बॉस के सामने रखूँ जी। और मेरा बॉस ना आ रहा है, ना सुन रहा है, ठीक है? और रजिस्ट्रार साहब शायद मसरूफ़ हैं क्योंकि उस दौर में शायद उनकी वालिदा भी बहुत बीमार थीं और वो उसमें भी लगे हुए थे। तो मैं शायद समझ यही रहा था कि शायद वो उसमें मसरूफ़ रहे होंगे। तो मैंने वीसी साहब को कॉल की, वीसी साहब को कहा और वीसी साहब ने ये कहा मैं कल आपसे मुलाकात करता हूँ। फिर जब वीसी साहब दूसरे दिन जब वो नहीं आए तो उन्होंने रजिस्ट्रार को शायद भेज दिया होगा। रजिस्ट्रार साहब लेट आए तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जाने से पहले मैं नमाज़ पढ़ने जब गया था तो मैंने फ़ाइल अपने क्लर्क के हाथ में देकर मैंने कहा था आप इनको रखें रजिस्ट्रार साहब के सामने, वो जो कमेंट्स इस पर लिखेंगे फिर हम उनको प्रोसेस करेंगे। तो कहा ठीक है। जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया तो रजिस्ट्रार साहब जा चुके थे। तो मैंने फ़ाइल का पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके टेबल पे सर मैंने रख दिया, उन्होंने क्या लिखा है वो आप मुझमें दे दीजिए। तो मैंने देखा तो उसमें सिर्फ़ पीए लिखा हुआ था, सिर्फ़ हुँ। पीए लिखा हुआ था। तो मैं फिर हैरान हो गया कि मतलब अब इसका मैं क्या प्रोसेस करूँ? पीए क्या करे? हुँ, हुँ। पीए आप कुछ और लिखते प्रोसेस में हैरेसमेंट कमेटी में लगा दें, कुछ और कर दें या दोनों के बयानात ले लें या दोनों के रिटन स्टेटमेंट्स ले लें। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैं खामोश होके बैठ गया, है ना? लेकिन इस दौरान मामलात पीछे की तरफ बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे थे। एक-दूसरे पर गोलाबारी हो रही थी। जी, वो एक असमत साहब हैं, कोई उनके पास प्रोग्राम भी किया था, सर मेहरान थे, फिर सर शकूर को हाँ। बुलाया गया उसमें। मतलब बहुत सारी चीज़ें पीछे चल रही थी। जी। मामला बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, बहुत आपे से बाहर हो रहा था। अब देखें एज़ ए लियारियन अगर मैं सोचूँ, एज़ ए लियारियन सोचूँ, एज़ ए एम्प्लॉयी ऑफ बीबीएसयूएल सोचूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से जो है ना, ये चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि इससे इदारा बदनाम होता है। जी। और मैंने रजिस्ट्रार साहब को वॉइस नोट्स किए। मैंने कहा सर आप प्लीज़ आएँ और इस मामले को देखें, इसको प्रोसेस में डालें क्योंकि ये मामला बहुत आगे की तरफ जा रहा है ना? हमारे एम्प्लॉइज़ को जो है वो थाने में बुलाया जा रहा है और उन पर कल को अगर कोई एलिगेशंस लग गए या कुछ ऐसा कुछ इम्पोज़ हो गया, तो फिर तो मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, है ना? कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के अलग मसले-मसाइल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने हुँ। उनको कहा लेकिन उन्होंने शायद इग्नोर करना मुनासिब समझा, मुझे नहीं पता क्यों? उसके बाद एक और वॉइस नोट मेहरान साहब की एक मतलब व्हाट्सएप की मुझे मौसूल हुई और वो शायद वायरल भी हो गई थी कि अब्दुल शकूर के साथ जो है ना इस यूनिवर्सिटी का मास्टरमाइंड आगा अदनान जो इस पूरे गेम को रच रहा है और मेरे खिलाफ इस लड़की को जो है ना बेबुनियाद तरीके से खड़ा किया जा रहा है और ताकि मैं बदनाम हो जाऊं। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मतलब आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो
और 6 महीने के लिए आए हुए हो, हमारी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपके जितने भी सर्विसेज हैं हम उनको दिल से कबूल करते हैं। जी। अगर आप ठीक तरीके से क्लासेस लेते हैं और इन यहाँ की सैलरी से आपका घर चलता है और कल को आगे चलकर अगर आप रेगुलर भी हो जाते हो, फर्ज करें, तो इसमें कबात क्या है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस नौइयत और इस नेचर के बंदे हो जो बच्चों को और बच्चियों को हैरेस करते हो, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो मैनेजमेंट को आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जी। है ना? जी। अब ये चीज़ें जब आई ऑन ईयर के आगा अदनान जो है ना मास्टरमाइंड और ये फलां, समझ में नहीं आया। मैं कहा मैंने क्या किया? है ना? मैं तो हैरान रह गया। अब मुझे किस ताज्जुब का जो है निशाना बनाया गया या किस कॉन्स्पायरेसी का निशाना बनाया गया, आई डोंट नो मायसेल्फ, है ना? अब यहाँ पर मसला ये क्रिएट हुआ कि मुझे एक और चीज़ पता चली। एक और चीज़ मुझे पता चली कि मौसूफ हमारे मेहरान साहब, वो इस वक़्त एक निजी इदारा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ के परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉयी हैं और वो वहाँ से भागे हैं। हुँ। आप सुन रहे हैं? वहाँ से भागे हैं। वहाँ से भागे हैं। अब मैं भागने का ही ले सकता हूँ क्योंकि जब मैं रिवील करूँगा बातें तो फिर आप भागना वाला जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल फिक्स ही होगा। हुँ। अब वो हुआ ऐसा था कि वहाँ निजी इदारे में ये शख्स भी वहाँ ऐसे ही कांड करके आए हैं और वहाँ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के 5th बैच की एक लड़की के साथ इन्होंने बंद कमरे में, बंद क्लास में जो है ना, नाज़ेबा हरकतें स्टार्ट की और ओह! अब मैं गुनाह बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? जो है ना वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो एक खातून थी, उनको कहा कि आप इस वक़्त फ़ौरन जाएँ, क्लास में कुछ ऐसा चल रहा है, आप फ़ौरन पहुँचें। तो वो दौड़ती और भागती हुई उस क्लास में गई, तो इन दोनों को जिस कंडीशन में देखा, तो वहाँ पर उसकी चीखें निकल गईं। और फिर उन्होंने बहुत शोर-शराबा किया, उन्होंने बहुत इस मामले को उछाला और ये शख्स उस दिन से वहाँ से भागे हैं और फिर वो वहाँ दोबारा नहीं गए। अब वहाँ के इदारे ने मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि मतलब रेगुलर एम्प्लॉइज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या कमेटी बैठी जाती है या उसको सस्पेंड किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है। अब वहाँ पर इसके पीछे क्या कहानी हुई, वो तो जो इदारा है वो बताए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये वहाँ से भाग गए और यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी यही हरकतें स्टार्ट की। अब ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली तो मैंने ये सारी चीज़ें मेरे बॉस हैं रजिस्ट्रार साहब, तो मैंने उनके नॉलेज में डालना चाहा और मैंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा और उस लेटर को मैंने रजिस्ट्रार साहब को दे दिया। ये तारीख थी शायद 14 14 मई। तो 14 मई को जब मैंने ये लेटर रजिस्ट्रार साहब को सेंड किया और फिर 15 मई को रजिस्ट्रार साहब खुद आए। हुँ। मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आएँगे मुझसे डिस्कस करेंगे या मुझसे बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो अंदर गए अपने रूम में, तो उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हमारे उनको उनके ज़रिए या शायद पहले से तैयार करके आए हुए थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र लेटर जो है मेरे हाथ में थमा दिया। बिलीव करें एहसान, मैंने इसको रूटीन ट्रांसफ़र समझ के विदिन 5 मिनट में रिसीव किया और अपना बैग उठाया और क्यूसी डिपार्टमेंट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये अज्यूम कर रहा था कि ये रूटीन ट्रांसफ़र होगा, है ना? तो मैं क्यूसी में चला गया और नॉर्मल वहाँ बैठ गया और हालाँकि क्यूसी डिपार्टमेंट को खुद ऑफ़िस भी नहीं है और मुतअद्दिद बार हम बोल चुके हैं कि क्यूसी डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर ऑफ़िस दिया जाए क्योंकि ये वो इदारा है, ये वो ऑफ़िस है जो पूरे यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है। काम सर क्या करता है क्यूईसी क्यूईसी डिपार्टमेंट? सर क्यूईसी का जो काम होता है वो बेसिकली रिव्यूज़ होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हमारे फैकल्टी के ऊपर या जितने भी जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं, उन तमाम पर वो रिपोर्ट बनाती है और उसका ताल्लुक, उसका कनेक्शन, उसकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली एचईसी से होती है ना? ओके। तो क्यूईसी क्वालिटी एनहांसमेंट सेल कहलाती है, उस सेल में इट्स मीन उस डिपार्टमेंट में ये काम किए जाते हैं। अब मैं वहाँ चला गया बिल्कुल राज़ी-खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रूटीन ट्रांसफ़र है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दूसरे दिन आपने एक सवाल पूछा कि ये मुझे क्यों टारगेट किया गया ना, जी। तो दूसरे दिन ट्रांसफ़र के दूसरे दिन अब ये 16 तारीख है शायद, है ना? 15 को मेरा हुँ। ट्रांसफ़र किया गया। 16 तारीख को एक अखबार में शायद मेरे खिलाफ एक खबर छपी, जी। है ना? और उस खबर में ये 3 चीज़ें प्रोमिनेंसी के तौर पर दिखाई गईं कि मैंने माली बदनुवानियाँ की हैं, जी। ऐसा कुछ था जी। और शायद जो है ना डॉक्यूमेंट्स में हेर-फेर की है, ऐसा कुछ था जी। और जी। एक और भी था कि उस बच्ची की, जो बच्ची कंप्लेंट लेकर आई थी, उस बच्ची की मैंने वीडियो बनाई है।
अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ उन तमाम लोगों से, क्या कमेटी बन नहीं सकती? क्या उस बच्ची को बुलाया नहीं जा सकता? उस बच्ची से पूछा नहीं जा सकता कि मैंने उस बच्ची की वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, या उसकी कंप्लेन मैंने किसी को बताई है या नहीं बताई, या मैंने उसकी चीज़ें यूटिलाइज की हैं या गलत तरीके से उनको इस्तेमाल किया हो। वो बच्ची मेरी बच्ची है। मैं उस शख्स की तरह नहीं हूं जिस तरह से वो नजरें गाड़ के बैठा हो। पहली बात तो ये है, कमेटी को नहीं बनाया गया, 20 दिन तक कमेटी को नहीं बनाया गया, और कमेटी के बनाने के लिए मैं जोर देता रहा क्योंकि एज ए पीए में काम कर रहा था। कमेटी बन क्यों नहीं रही? मतलब मेन वजह क्या है ना कमेटी ना बनने की वजह तो आपको रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन जिस ताज्जुब का शिकार मैं हुआ हूं वो तो पूरी दुनिया के सामने है। अब ये शख्स जिसके बहुत सारे कांड हैं, जो कि अब मैं रिवील अगर करूंगा तो और भी बहुत सारी चीजें अगर रिवील करूंगा तो और ज़्यादा लाजमी से बात है। मैं नहीं चाहता कि किसी की बदनामी हो, वो भी एक फैमिली वाला बंदा है। मैं अगर मुझे अखबार में दिया गया तो मेरी फैमिली मुतासिर हुई है ना, लेकिन मेरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है और वो समझते हैं कि मैं इस किस्म का बंदा हूं भी नहीं। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बिल्कुल मैनेजमेंट को कहना चाहता हूं कि अगर मेरे खिलाफ अखबार में आया है, या उसी रात को वो जो एक शख्स है अजमत रहमानी साहब, जी उन्होंने मेरे खिलाफ एक प्रोमो भी बना दिया, पता नहीं क्या ऐसा कुछ कर दिया, कोई खबर दे दी है ना। और बहरहाल तो मैं मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये इसी बुनियाद पर मुझे ट्रांसफर किया गया है तो फिर वो सबूत दें, और अगर नहीं तो फिर वो तरदीदी बयान दें मेरे खिलाफ, ताकि मेरी प्रोफेशनल जो है ना वो फ्यूचर वो ख़राब ना हो। क्योंकि आज तक मेरे खिलाफ ना कोई कंप्लेन आई है, ना मैंने कोई बदनुवानी की है, और ना ही उस बच्ची की क्या बल्कि किसी और बच्ची की भी ना मैंने कभी कोई वीडियो की है या ऐसा कुछ किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल ये हक रखता हूँ, ये राइट रखता हूँ कि मैं कोर्ट जाऊँ अपने जो है ना इस इल्ज़ामात के खिलाफ, या मैं कोई और जो है ना दरवाज़ा खटखटाऊँ। सर इस तरह की जो मतलब मसले जो हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में आए दिन वो आते रहते हैं। आपको नहीं लगता एज अ लियारियन के जो यूनिवर्सिटी के मसले जो फिर बाहर निकलते हैं, पुलिस के सामने डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं या सोशल मीडिया में, इससे लियारी की साख्त को भी नुकसान पहुंचता है? आपको क्या ऐसा लगता है? सर, पहुँचता नहीं है, पहुँच चुका है। उसकी वजह ये है कि एक कोड है, एक एक हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। अगर आपके खिलाफ कोई काम, कोई चीज़, कोई कार्रवाई, कोई बात, कोई भी कुछ कंप्लेन हो तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेन दे सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस इस बात की पाबंद है, इस काम के लिए पाबंद है कि कंप्लेन को परस्यू करें। वहाँ वो स्टूडेंट हो, वहाँ वो एम्प्लॉय हो, वहाँ वो टीचर हो, वहाँ वो कोई भी हो, उसको परस्यू करें। और उसके खिलाफ अगर एक्सप्लेनेशंस निकल सकते हैं, वार्निंग्स निकल सकते हैं, शोकाज निकल सकते हैं, नोटिस निकल सकते हैं, तो वो पाबंद है कि वो करे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक बंदा अगर बाहर अप्रोच कर रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफिस उसको डील ही नहीं कर रही, उसको पूछ ही नहीं रहा, और मतलब ना ही उसको बुला के ये कहा जा रहा है। अगर वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहा है बेबुनियाद और बगैर किसी सबूत के, वहाँ वो मुझ पर हो, वहाँ वो अब्दुल शकूर पर हो, वहाँ वो रज़ा बलोच पर हो, वहाँ वो माजिद पर हो, वहाँ वो मेराब पर हो, वहाँ वो किसी पर भी हो, है ना। तो बेबुनियाद चीज़ें हैं। मतलब हमारी मैनेजमेंट है उस चीज़ को परसू तो करे, इनको बिठाए, इनके बयान ले, इनकी भी तो सुने। जो सच होगा वो सामने आएगा, जी और अगर नहीं होगा, झूठ की बुनियाद पर बातें होगी। तो हम तो मुसलमान हैं, एक कुरान तो है, कुरान पर तो हाथ रख सकते हैं। लेकिन सर वो तो एसडब्ल्यूओ के खिलाफ एक लड़की के वॉइस नोट को भी उन्होंने चलाया है जिसमें वो लड़की क्लेम कर रही है कि मुझे ऑफिस में बुला के मेरे साथ ज्यादती बिल्कुल की। एहसान शाह, आप बहुत समझदार इंसान हैं। अगर एक बच्ची ये कहे कि मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, मैं अपना ये नहीं कर सकती, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती, तो फिर इस किस्म के तो वॉइस नोट्स दर्जनों बन जाएंगे। हाँ, किसी भी लड़की को पकड़ इस के किस्म बना के जा वॉइस सकता नोट्स है। तो दर्जनों बन जाएंगे, और अगर दर्जन बन जाए और अगर वो मेहरान के खिलाफ बन जाए या मेरे खिलाफ बन जाए या आपके खिलाफ बन जाए, क्या उनकी कोई वैलिडिटी होगी? उनकी कोई वर्थ होगी? अब एक बच्ची अपने नाम के साथ, अपनी अम्मी के कंप्लेन के साथ, अपने भाई के एक मतलब एक
क्या मैं बताऊं, उसके साथ अगर वो कर रही है और वो पीछे हट भी नहीं रही, आज तक उसके साथ बहुत सारे लोग जो है कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं, तो मैनेजमेंट उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? तो उसकी वजह क्यों, क्या हो सकती है? सर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर कह रहे हैं, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे उनके पास एक पावर है कि आपको PA2 रजिस्ट्रार होते हुए उन्होंने सीट से हिलाया है। हाँ। तो अगर कल को मतलब हरेसमेंट कमेटी के सामने उनके हक में केस चला जाता है, फिर क्या होगा? सर, उनके हक में तो उस वक्त जाएगा ना कि चीज़ें गलत हों और झूठ हों और बेबुनियाद हों। मुझे ये बताएं कि एक बच्ची अपना बयान दे चुकी है, एक बच्ची अपने रिकॉर्डिंग करवा चुकी है, एक बच्ची बहुत सारे लोगों के साथ जिनके वॉइस नोट्स इस वक्त वायरल हैं, वो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, पूरे माशरे के पास हैं, तो वो बच्ची कैसे डिनाई कर सकती है कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया? और मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अपील करता हूँ कि इस मसले को और मैनेजमेंट के सुस्ती को जो है ना, हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो इस मसले को देखें, हमारे चांसलर साहब हैं, गवर्नर ऑफ सिंध, वो इस मसले को देखें, हमारे जितने वुज़रा हैं जो इससे कंसर्न है वो इस मसले को देखें। मैं हाथ जोड़ के उन इदारों से दरख्वास्त करूंगा जो कि ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, जो कि वुमेन राइट्स के नुमाइंदे हैं, वो इस मसले को देखें, वो इस बच्ची को जो है इंसाफ दिलाएं। बल्कि ना सिर्फ उनको इंसाफ दिलाएं, मैं भी ये क्वेश्चन रखता हूं कि मुझे डी सीट क्यों किया गया? जी। मुझे डी सीट करने की वजह क्या हो सकती है? ये भी तो बताएं। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ आपका इसलिए राइट बनता है ये पूछना। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने झूठ कहा, बेबुनियाद इल्जाम लगाए और उस पर हमारे मैनेजमेंट ने एक्शन लिया? इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जिसका कैरेक्टर शुरू से अब तक ठीक नहीं है, जहां एक निजी इदारे से वो भाग के आया है। अच्छा, एक कानून तो ये है कि आप डुअल जॉब कर नहीं सकते। अगर मुझ पर डुअल जॉब का इल्जाम है तो वो इल्जाम तो ऑलरेडी सिंडिकेट में क्लियर हो गया था 2017 में। और अख्तर बलोच साहब हमारे जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने पर्सनली उस चीज को देखा था। आप उनके मिनट्स देख सकते हैं, उनकी चीजें देख सकते हैं। इल्जामात पे इल्जामात, इल्जामात पे इल्जामात। ऐसे चलता है इदारा, ऐसे चलते हैं लोग, ऐसे चलती हैं जिम्मेदारियां, ऐसे तो नहीं होती। लेकिन सर मैं फिर आपसे पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी क्यों इतनी बेरारवी का शिकार है कि आपके पास अभी तक एक मुस्तकिल रजिस्ट्रार नहीं है, आपके पास मुस्तकिल VC नहीं है, फाइनेंस डायरेक्टर हमने सुना है कि वो आपके पास मुस्तकिल नहीं है, और आए दिनों हम सुनते कि डिपार्टमेंट्स का भी मसला चल रहा होता है। मतलब मैं खुद मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट से हूँ, आए दिनों हमें दूसरे डिपार्टमेंट वाले डरा रहे होते हैं कि यार आपका तो HEC से अप्रूव ही नहीं है डिपार्टमेंट, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? तो सर इस तरह कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी? क्या कल को ये यूनिवर्सिटी पे ताला, मुझे लगता है नहीं लग सकता इस तरह से कि इतने मसले आ रहे होते हैं आपके पास। इसका मेन वजह मुझे बताएं कि क्यों इतनी चीजें इस यूनिवर्सिटी के साथ की जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक प्रॉपर वाइस चांसलर होने की कमी है, एक प्रॉपर रजिस्ट्रार होने की कमी है, एक प्रॉपर डायरेक्टर फाइनेंस होने की कमी है, और एक प्लानिंग होने की कमी है। हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो उन प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया जाता। और अगर सिंध गवर्नमेंट इस बात को सुन रही है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि रिसेंटली शायद 1-2 दिन हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरशिप के लिए एड आया हुआ है। और उस एड में अब देखते हैं, अल्लाह करे कोई प्रॉपर और अच्छा सा वाइस चांसलर आए और वो इन तमाम चीज़ों को देखे, और वो अगर हमें लीड करेंगे तो इदारा जिस तरीके से आपके रिजर्वेशंस हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर कोई नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। अब यहाँ के लोग ऐसे हैं, हमारे ये वाइस चांसलर भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं, वो ब्रेन वॉश करते हैं, गलत जो है ना उनके सामने रखा जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये फैक्ट है कि वाइस चांसलर साहब पिछले 2 या 2.5 साल से हमारा VC साहब रहे हैं और हैं, उन्होंने अब तक मुझे देखा नहीं है और मेरी मुलाकात नहीं हुई। ओह, सिर्फ फोन पे एक मरतबा बात हुई है और वॉइस नोट्स पे बात हुई है, बस। अब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कोशिश करेंगे कि अगर एक नया वाइस चांसलर साहब आते हैं तो वो इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे और इदारा इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। और वो आएंगे तो लाजमी सी बात है, एक काबिल, तजुर्बेकार और एक सीरियस और मंझा हुआ रजिस्ट्रार भी लेकर आएंगे, और एक काबिल और एक समझदार और एक तजुर्बेकार डायरेक्टर फाइनेंस भी लाएंगे, ताकि यूनिवर्सिटी को ठीक तरीके से चलाया जा सके जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
और सर आखिर के कुछ सवालात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बाकी के जो एम्प्लॉय हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस मसले को लेकर उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका क्या नज़रिया है? अब ऐसे लोअर कैडर है, उनको आप इल्ज़ाम लगाते हो गैंग वॉर का, उनके खिलाफ आप थाने में कंप्लेन करते हो। यहाँ के लोग तो गरीब हैं, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी डर ही होती है, खौफ ही होती है, क्योंकि हुँ, हमने जो माहौल देखा है यहाँ का, वो सिर्फ़ हम जानते हैं। जी, इस वक़्त ये पोज़ीशन है कि एक बड़ा-सा गुब्बारा अगर अचानक से फट भी जाए ना, तो हमारे दिल लरज़ने लगते हैं, जी, है ना? मतलब जी। हमने वो गोलियाँ, वो चीज़ें देखी हैं हुँ, और कैसे मुसल्लत की गई, ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल, तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो हक के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो अब भी 90 से 95% ऐसे मुलाज़मीन हैं, जो इस वक़्त किसी कोने में, कहीं खड़े भी होते हैं ना, तो इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, कि मैनेजमेंट कैसी मैनेजमेंट है, जो इतना बड़ा मसला चल रहा है और इसको डील नहीं कर रही। और ना कोई कमेटी बन रही है और ना उस बच्ची को इंसाफ दिया जा रहा है, बल्कि इस पूरे मसले को लेकर सारा मलबा मुझ पर गिराया जाता है, मुझे ताज्जुब का शिकार बनाया जाता है, ठीक है? और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के मुझे डिसीट कर दिया जाता है। हुँ। ये बातें होती हैं। तो सर जो लियारी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाहिर है उन तक भी किसी न किसी ज़रिए से बात पहुँची होगी। तो क्या उन्होंने भी इस मामले में कोई पूछ-गूछ के लिए कोई फ़ोन कॉल्स या किसी से राब्ता या कुछ किया है कि आया ये लियारी के यूनिवर्सिटी को लेके क्या मसला चल रहा है? एहसान मसला ये है, अब तक जो मैं समझता हूँ शायद एक तरफ़ा चीज़ें तमाम लोगों के सामने हैं। अब अगर ये हुँ, बातें मैं कर रहा हूँ कि उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्यों उसको सपोर्ट कर रही है, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि बच्ची इस वक़्त स्टैंड लेने के मूड में है, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि इस वक़्त जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो सबके सामने भी रख रहा हूँ, तो फिर अब तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो लियारी में कोई भी हो, है ना? वो शायद वो पॉलिटिशियंस हो जी, या कोई सोशल वर्कर हो या जी। कोई सिविल सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ रखता उन हो जी, या कोई भी हो, जी, उनको इस वक़्त, इस बयान के बाद उनको आगे आना चाहिए। जी, उनको बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में इस किस्म के लोगों को निकाल बार करना चाहिए। जी, आज अगर एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत जी। सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। सर मैं यही तो कहता हूँ कि ये इस लड़की ने तो चलो हिम्मत करके आके हिम्मत की कंप्लेन है, किया। बिल्कुल। इतनी केस कितनी लड़कियां सर ऐसी हो सकती हैं जिनके साथ शायद कुछ बुरा हुआ और वो खामोश होके बैठ गई बहुत होंगी। हैं, बहुत हैं। सिर्फ़ उनको डराया जाता है जिस तरीके से इसको डराया जा रहा है कि हम आपको इबरत का निशान बनाएँगे, फ़ेल कर देंगे, रेस्टिकेट करवा देंगे, डिग्री में ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हर एक बच्ची डर और खौफ की वजह से जो है वो आवाज़ नहीं उठाती और ना कंप्लेन करती है। क्यों? बड़ी मुश्किल से उनको ये इजाज़त मिलती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ें। जी, बड़ी मुश्किल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को शायद आगे पढ़ाना नहीं चाहते, जी, सिर्फ़ इसी माहौल की वजह से। जी, अगर इस जैसा माहौल इन जैसे जो है ना लोगों ने पैदा कर रखा है, तो फिर तो आगे चलकर कोई बच्चा पढ़ेगा भी नहीं और ना ही कोई बच्ची पढ़ेगी। बिल्कुल। मैं सर खुद भी यही सोचता हूँ कि इस तरह के न्यूज़ जब पेरेंट्स वालिदैन सुनते होंगे जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जिनकी बच्चियां पढ़ रही होती हैं, तो वो तो सर खौफ के मारे शायद अपने बच्चियों को आगे ना भेजें पढ़ने के लिए भी कि बिल्कुल, यार मैं इस चीज़ के लिए अपनी बच्ची को भेज रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी जाके कुछ पढ़ेगी, एक बिल्कुल, अच्छा माहौल देखेगी। क्योंकि बिल्कुल, हमें पहले दिन यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से निकला हुआ एक लफ्ज़ है बिल्कुल, कि आपको यहाँ पे हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर किस्म के कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ों से तो सर लोग डरना शुरू हो जाएँगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये मैं आपको एक और वाक़या भी सुना दूँ जो मेरी नॉलेज में है, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ था और उस बच्ची ने कंप्लेन भी की थी और मैनेजमेंट ने हैरेसमेंट कमेटी भी बिठाई थी। उसके मिनट्स भी बने थे और उस लड़के पर कुछ चीज़ें इम्पोज़ भी की गई थी पेनल्टीज़, है ना? वो अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो मिनट्स गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और उस बच्ची को इंसाफ भी नहीं मिला और उस बच्ची को इतना माहौल के बच्चों ने उस क्लास में, उस डिपार्टमेंट में इतना मतलब वो फ़ील कर रही थी कि मतलब मैं एक तो खड़ी हो गई, ऊपर से मुझे इंसाफ भी नहीं मिला, है ना? हुँ। उस बच्ची ने अपने डिग्री के बिल्कुल करीब पहुँचते हुए अपनी पढ़ाई खराब की है। ओह!
डिग्री के बिल्कुल बिल्कुल करीब end में पहुंचते पहुंच बिल्कुल गए। एंड में उसने अपनी पढ़ाई खराब की। क्यों? हम्म, वो यहाँ पर उन तानों का शिकार हुई, उन बातों का शिकार हुई, उन हम्म। लफ्जों का शिकार हुई, जहां पर वो, अब मैं क्या बताऊं, मजीद तो कुछ बता नहीं सकता। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो किसी को नहीं पता। तो सर इन चीज़ों के सॉल्यूशन को आप कैसे देखते हैं कि अगर इन केस अगर एक हरेसमेंट केस आया तो उसको किस तरह से हल करना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के भी साथ में कोई बात ना आए और जो आसपास के लोग हैं वो भी उसको नेगेटिव ना ले सकें। एहसान, मैं इस बात को इस तरीके से ज़रा सा आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैंने कोशिश ये की कि पूरी फाइल कंपाइल करके अपने बॉस के सामने रखी, उनको वॉइसेस किए, उनको मैसेजेस किए, और मुझे ही डिसीट कर दिया गया। और जी। अगर कल को कुछ और हो जाता है, किसी और कोई और कंप्लेन आ जाता है, तो इसका मकसद तो यही हुआ कि जिनके हाथ मजबूत होते हैं, जिनका बैक मजबूत होता है, तो फिर इट्स मीन कि उन्हीं का ही जो है ना, होना ही होता है। बाकी जो कंप्लेन करते हैं उनका कुछ नहीं होना होता, हम्म, हम्म, और फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं दुआ करता हूँ कि कोई बिल्कुल अच्छा सा एक मैनेजमेंट आए, और एक इतना पावरफुल मैनेजमेंट आए कि वो इंसाफ को लेकर चले, कानून को लेकर चले, हमारे कोड को लेकर चले, हमारे हमारे एक्ट को लेकर चले। अच्छा मुझे एक और चीज़ सर आप बताएं अगर इन केस एक हरेसमेंट कमेटी एक बनती है जी बिल्कुल। इस केस को आगे लेकर जी जाने के लिए जी। तो आप क्या चाहते हैं कि उस कमेटी में किस किस्म के लोग हों? उस कमेटी में मेरी तो मेरी ये अपील है, अब मैं दरख्वास्त नहीं कर रहा, अपील कर रहा कि उसमें कम से कम 5 लोग हों, और उनमें से एक एफआईए का हो, ठीक है, एक रेंजर्स का हो, और एक जो है हमारे सिंडिकेट का मेंबर हो, और एक उसमें ऐसे जो है ना, वुमेन राइट्स या ह्यूमन राइट्स जो है ना, वहाँ का कोई सरबराह हो, और एक हमारे मैनेजमेंट का हो, जो कि हमारे ऑलरेडी हैरेसमेंट कमेटी की जो फोकल पर्सन है वो उसमें शामिल हो। ये 5 ऐसे लोग हों जो कमेटी को कि कोई बायस ना बता सके, या कोई वो बायस कोई ना कर सके, कि हुँ, मतलब वो कि एक तरफ़ा हो या इम्तियाजी हो, ऐसा ना हो। बिल्कुल ज़बरदस्त है सर। थैंक यू। इस तरह के मामला चल रहे हैं, ये केस हल नहीं हो रहा। आप किस तरह देख रहे हैं फिर यूनिवर्सिटी को आने वाले चंद सालों में कि अगर ऐसे ही मामलात रहे, तो इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या होगा सर? अगर ऐसे ही मामलात रहे, और अगर नेक्स्ट मैनेजमेंट भी इसी तरह रही, मतलब ख्वाब खरगोश में सोए रहे और कुछ रहा नहीं, और जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो नहीं जीतेगा, तो फिर तो एहसान, ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को तो फिर तो बंद ही हो जाना है। हुँ, यूनिवर्सिटी को फिर तो बंद ही हो जाना है। बड़ी मुश्किल से ये एक ऐसा इदारा है जो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, और एक ऐसे शख्सियत के नाम पे जिसको हम सब अपने दिलों में बसाते हैं। जी। बहरहाल अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर एक ऐसा मैनेजमेंट आया जो कानून को लेकर ना चले, एक्ट को लेकर ना चले, इंसाफ को लेकर ना चले, फिर तो इस यूनिवर्सिटी को बंद ही हो जाना है। और सर हम जो सर मेहरान की वॉइस नोट हम सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ डिमांड्स रखे थे। और उन डिमांड्स में मैं ये भी सुन रहा था उनके वॉइस नोट में कि वो कह रहे थे कि जिस तरह सर शकूर एसडब्ल्यूओ हैं, मतलब वो फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट्स को भी डील करते हैं। वो ये डिमांड कर रहे थे कि एसडब्ल्यूओ दो होने चाहिए कि फीमेल को फीमेल ट्रीट करे और मेल को मेल ट्रीट करे। क्या इसकी कोई गुंजाइश है यूनिवर्सिटी में कि इस तरह हो सकता है? एहसान, आपके नॉलेज में शायद ही हो, और ये सबको मालूम है कि हमारे यहाँ एसडब्ल्यू 2 हैं। एक गाज़ी खान है, और एक अब्दुल शकूर साहब हैं, हुँ, और ये दोनों एसडब्ल्यू हैं, और दोनों डील करते हैं बड़े एहसन तरीके से। लेकिन किसी फीमेल का होना, चले ठीक है, अगर किसी बच्चे की डिमांड है, तो ये हो कि भाई फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो फीमेल से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जी। अगर वो कंफर्टेबल किसी फीमेल से होते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, वो ये ऐसे होती हैं कि एक पोस्ट होती है, उसे हम सैंक्शन करते हैं, और सैंक्शन करने के बाद उसका बजट बनता है, बजट बनने के बाद बहुत सारे मीटिंग्स में चला जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में वो चला जाता है, फाइनेंस एंड प्लानिंग में उसकी अप्रूवल होती है, और फिर सिंडिकेट में अप्रूवल होती है। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। इस वक़्त जो बुनियादी तौर पर हमारा एक
जितने भी पोस्ट जो सैंक्शंस हैं उस पर तो तकरीबन सब तैनात हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स हैं जो सैंक्शन नहीं है, जिन पर बहुत सारे लोग इस वक्त तैनात हैं। और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हैं इस वक्त वो हमेशा ये इसी बात पर रोते रहते हैं कि एक चीज़ सैंक्शन ही नहीं है तो फिर मैं उसकी सैलरी कैसे दूं, क्योंकि हमारी जो बजट बनती है वो सैंक्शन पोस्ट के लिए बनती है और कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए होते हैं। जी अब यहाँ पर डेवलपमेंट से ज्यादा हमें उन पोस्टों को भी पैसे देने पड़ते हैं जो कि सैंक्शन नहीं है, और उन नॉन सैंक्शन पोस्ट पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जी अब वो कैसे अपॉइंट हैं, कुछ पहले से अपॉइंट हैं, कुछ अभी अपॉइंट हैं, कुछ कब के, है ना, तो उनको भी पैसे दिए जाते हैं। अब ये तो वर्दी वाइस चांसलर साहब के ऊपर है कि वो किसी भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है जिस पर हमेशा फाइनेंस वाले इस बात पर हमेशा ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सैलरी नहीं दे सकते जब तक पोस्ट सैंक्शन ना हो, क्योंकि जब सैंक्शन होती है तो हम हर साल उसी हिसाब से बजट हमें मंगवाना पड़ता है या हमें सिंध गवर्नमेंट देती है ना। अब नॉन सैंक्शन पोस्ट जो है वो अपॉइंट करेंगे तो फिर हमारा बजट हो जाता है आउट। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंटरनली होती हैं, है ना, और जो मेहरान साहब हैं उनको ये पता नहीं होता, उनको ये पता नहीं है, वो तो सिर्फ डिमांड करते हैं कि यार ये बिठाया जाए, वहाँ वो बिठाया जाए, वहाँ वो बिठाया जाए। तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप खुद कहीं बैठ जाओ, है ना, ताकि हमारे बच्चे सुकून से बैठ जाएं और पढ़ें। वरना इस किस्म की हरकतें जिनकी ये माजी में रही हैं किसी और इदारे में और यहाँ पर वो कर रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में आगे चलकर जो है ये को एजुकेशन बनेगा। फिर तो आगे चलकर सिर्फ बच्चे ही होंगे और लड़के ही होंगे अगर इस किस्म के टीचर मजीद रहे। और सर सबसे आखिरी के यूनिवर्सिटी को लेकर और लियारी को लेकर और ख़ासतौर पे इस हरेसमेंट वाले केस को लेकर आप क्या मैसेज आला हुकाम को और बाकी लोगों को देना चाहते हैं? अब सारी सिनेरियो तो मेरे ख्याल से सबके सामने आ गई होगी, है ना, और सारी चीज़ें भी आ गई होंगी, और इस शख्स जिसने बहुत सारे झूठ और बेबुनियाद बातों को जो है बुनियाद बनाकर मुझे बदनाम किया, अब्दुल शकूर को बदनाम किया, रज़ा बलोच को बदनाम किया, या माजिद बलोच को बदनाम किया, या मेहराब को बदनाम किया, या और बहुत सारे लोगों को बदनाम किया, तो ये वो शख्स है जिसका माजी खुद दागदार है और जो हाल है जिस पर ये केस चल रहा है उस पर भी ये कोशिश ये कर रहा है कि मतलब बच्ची अपना कंप्लेन वापस ले, और वॉइस नोट्स तो आपके पास हैं, और ये वॉइस नोट्स अगर आला हुकाम के पास नहीं है, यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड्स के पास नहीं है, गवर्नर जो कि हमारे चांसलर हैं उनके पास नहीं है, या वाइस चांसलर साहब के पास नहीं है, या रजिस्ट्रार साहब के पास नहीं है, तो मुझे कहें मैं अवेल करवा देता हूँ सारे वॉइस नोट्स, है ना, और आपके पास भी हैं। तो इन वॉइस नोट्स, उस बच्ची का बयान और ये सारा सिनेरियो ये चाहता है कि इस माहौल को साफ करने के लिए इस गंदी मछली को तो कम से कम निकाला जाए। पहली बात तो ये है, और मेरी अपील है उन तमाम जो है ना आला हुकाम से जिसमें सारे आ जाते हैं, उसमें अगर हमारे लियारी के स्टेक होल्डर भी आ जाएं या हमारे सोशल जो है ना जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो आ जाएं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएं या वुमेन राइट्स वाले आ जाएं या हमारे जो है पॉलिटिशियंस आ जाएं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि इस मसले को संजीदगी से देखें। ये मसला एक शख्स का मसला नहीं है, ये मसला एक बच्ची का मसला नहीं है, ये मसला यूनिवर्सिटी का मसला है, ये मसला आगे चलकर 1000 बच्चियों का मसला है जी, ये मसला पूरे एक कौम का मसला है जी, है ना। इस मसले को हल करने के लिए, इस मसले को ख़त्म करने के लिए हम इन तमाम लोगों को या तो एक्शन लेना चाहिए और या फिर कमेटी बनानी चाहिए या फिर सारी चीज़ों को सामने रखकर इस पर कोई हतमी नताइज या हतमी फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। सर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि Thank you आपने so अपने much. कीमती Thank वक्त you में से हमें इतना टाइम दिया Thank you so और जो मसाइल यूनिवर्सिटी फेस कर रही है उनसे हमें आगाही दी, और हम दुआ करते हैं कि जो हक का फैसला है, जो सच का फैसला है, वो जल्द अज जल्द सबके सामने आ सके, ताकि जो यूनिवर्सिटी के साख्त को जो नुकसान पहुंच रहा है वो हल हो सके। और हम दुआगो हैं कि अगर आपको गलत ट्रांसफ़र किया गया है तो उस पर भी नज़रसानी हो सके। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताता चलूं, मेरी पोस्ट PA टू रजिस्ट्रार है और मैंने टेस्ट दिया था HEC में, रीजनल ऑफिस में, और 1 घंटे बाद जो है रिजल्ट वो वेबसाइट में आया था
और दूसरी बात ये, मेरे लिए बोर्ड बैठी थी और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ, और फिर मेरी अप्रूवल सिंडिकेट से हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंडिकेट में अगर काबिल नहीं हूँ या अहल नहीं हूँ, है ना, तो फिर वो मेरे पोस्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, जी। लेकिन ट्रांसफ़र शायद ना हो। ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पीए टू रजिस्ट्रार ही होता जी, है ना। बिल्कुल। और मैंने अप्लाई इसीलिए किया था क्योंकि इस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को एल समझता हूँ, इसीलिए जब एल था इसीलिए सारी चीज़ें मैंने पार की हैं। जी। और कोई इशू नहीं है अगर इस जो करंट हमारा मैनेजमेंट है अगर उसको मुझसे कोई परेशानी है तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है एहसान कि जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो आप बिलीव करें विद इन 5 मिनट में मैंने रिसीविंग दी है और मैं क्यूईसी में चला गया। उसकी वजह ये थी कि कोई इशू नहीं है, एक इदारा है, अगर चलता है तो उसे चलने दो। लेकिन दूसरे दिन जो मुझे बदनाम किया गया जिस बेस पर, उस पर मेरे खदशात हैं, जिस पर मैं दोबारा कहता हूँ या मैनेजमेंट उसकी तरदीद करे, वरना तो फिर मैं कोर्ट में जाऊँगा अपने इस फ्यूचर के जो प्रमोशनल मेरे जिस तरीके से मेरी इज़्ज़त को ख़राब की गई है, उसको क्लेरिफ़ाई करने के लिए।